हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और CUET PG फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आज है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गाउस लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि अब आप लोग पहुंच चुके हो आपके BSc वाले सिलेबस के अंदर। इसके पहले जो हमने 2 लेक्चर किए, कौन कौन से? एक हमने किया चार्ज वाला, दूसरा कौन सा किया हमने? कूलम फोर्स वाला। वो दोनों कहीं ना कहीं टच कर रहे थे आपकी 12th क्लास के सिलेबस को। तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको आती भी हो और उसकी वजह से आपने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लिया हो, है ना। हालांकि मैंने ग्रुप के अंदर जो शेयर किया था, क्या शेयर किया था? असाइनमेंट को शेयर किया था। काफ़ी लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं भाई, कर लो उनको। ऐसे ग्रुप फिर ज्वाइन करने का क्या ही मतलब है। तो कल तक जिन्होंने भी नहीं किए हैं वो सारे के सारे सबमिट करा देना। कल तक मैं उस ग्रुप में उन जो भी 2 असाइनमेंट थे उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें उसके पहले यदि जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बहुत ज़्यादा गहन डिस्कशन तो नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और क्यों होता है। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ आती होंगी, फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिकली तो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कूलम फोर्स अपॉन Q नॉट। या इसको एक बार मैं समझाऊँ तो ऐसे भी समझा सकते हैं, या ऐसे हम पढ़ते हैं कि कोई चार्ज है Q। तो इस चार्ज के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यहाँ के इसके रीजन में, मान लो इसका रीजन कोई ये है, इसके रीजन में कोई टेस्ट चार्ज आ जाए, ये टेस्ट चार्ज आ गया, तो इसका जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है भाई। 2 चार्ज जब आप पास में आएंगे तो उनके पास क्या लगेगा? कूलम फोर्स लगेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा? ये कूलम फोर्स अपॉन Q नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्वांटिटी हो गई, वो क्षेत्र हो गया जिसमें कोई टेस्ट चार्ज आए और वो अपने ऊपर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील करे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके ये ग्रीन वाले के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फील करे, तो जो इफेक्ट वो फील कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका। किसका? इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और जब किसी टेस्ट चार्ज को हम किसी एक चार्ज के रीजन में लेके जाते हैं, तो यदि टेस्ट चार्ज अपने ऊपर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस करता है तो वो फील्ड, वो रीजन, उस जो चार्ज है उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यूनिट क्या लिखते हैं इसकी? यूनिट हम लिखते हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखते हैं हम इसकी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यूनिट क्या लिखते हैं? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन लिखने को आ जाती है। डायमेंशन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मेरे को लिख के बता देना इसकी डायमेंशन क्या होती है। कमेंट में ही बता देना कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सभी को पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल से इसके साथ क्या रिलेशन है वो आगे जब पोटेंशियल की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट। डायमेंशन आपको बतानी है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं पॉइंट चार्ज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हालांकि फॉर्मूला तुम्हें पता है, KQ अपॉन R² ये फॉर्मूला होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो प्रॉपर्टीज़ जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्रॉपर्टीज़ साहब क्या होगी? प्रॉपर्टीज़ होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? टाइम होता है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो गई? यदि क्लोज इंटीग्रेशन किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0। और यदि इसका कर्ल किया जाएगा तो भी क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? कंजर्वेटिव क्वांटिटी। अब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ऐसे फॉर्मूले तुमने और भी कहीं लिखे देखे। कहाँ लिखे देखे हैं? तुमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यदि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो वो μ0I होता है और उसको तुम कहते हो एम्पियर्स लॉ। और यदि मैं ऐसा लिख दूं कर्ल ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड तो वो बन जाता है म्यू नॉट जे, वो ये है वो भी, तो ये दोनों एम्पियर्स लॉ हैं। ये एम्पियर्स लॉ का इंटीग्रेशन फॉर्म है या इंटीग्रल फॉर्म है, और ये एम्पियर्स लॉ का कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। परंतु यही चीज़ जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहा हूँ तो ये क्या वैल्यू दे रही है, जीरो वैल्यू दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है ना, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये दोनों। कंजर्वेटिव क्वांटिटी, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे मन में बसाओ MMB, या फिर MMB लिखो, रटो तो मत, मन में ही बसाओ, मुझे मन में बसाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर डायरेक्शन की बात कर लें। मान लो कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था पहले लेक्चर के अंदर। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशन दो चार्जेज के बीच में जो सेपरेशन होता है उससे बहुत कम होती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी परपेंडिकुलर, और वो क्या बनाएंगी, एक स्पेयर बना देंगी। क्या बना देंगी, स्पेयर। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और नेगेटिव ये ऐसे स्पेयर बनाएंगे ऐसे। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो टुवर्ड्स द फील्ड आएंगी। वो किधर आएंगी, टुवर्ड्स द फील्ड आएंगी, ऐसे टुवर्ड्स द फील्ड आएंगी, और ये भी क्या बनाएगा, ऐसे स्पेयर बनाएगा। पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। याद रह जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। अच्छा, ये स्फेरिकल जो सरफेस बन रही है, आगे बना देता हूँ। ये जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है, ये स्फेरिकल सरफेस बन रही है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यूं जा रही है, ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए कभी भी तुम देखोगे कि जब तुम ऑप्टिक्स भी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी देखोगे पॉइंट चार्ज की वजह से जो वेव फ्रंट निकलता है वो भी स्फेरिकल निकलता है। तो ठीक वैसे ही अब बढ़ते हैं इसमें हम आगे। तो इसमें आगे बढ़ें तो गाउस लॉ की हम बात करेंगे, पर गाउस लॉ से पहले हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं। तीन चीज़ों के बारे में तुमने पढ़ा होगा, है ना। चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में तुमने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, चार्ज डेंसिटीज़। तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह की हमारे पास होती हैं। एक होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्बडा से। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होती है चार्ज अपॉन जो लेंथ गिवन है जहां पर चार्ज फैला हुआ है। दूसरी जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से, और ये बराबर होती है किसके, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ये बराबर होती है किसके, चार्ज अपॉन एरिया। और तीसरी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको हम लिखते हैं रो से, और ये बराबर होता है किसके, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो तुम्हें दिया हो एक ऐसा कोई कंटेनर दे दिया हो, वॉल्यूम इस तरह से बना के दे दिया हो, ठीक है। और तुम्हें ये बोला जाए कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है। तुम्हें बोला जाए इस कंटेनर का कुल चार्ज निकालो, क्या निकालो, कुल चार्ज निकालो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, ऐसे एलिमेंट मान लेते हैं, ये एलिमेंट मान लिया।
और उस एलिमेंट का एरिया मान लेते, वॉल्यूम मान लेते हैं हम डीवी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो यहाँ लिखा है कि चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो बराबर है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस छोटे से कंटेनर का जो एरिया है उसको डी क्यू लिख दिया, तो वो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू डी वी। फिर पूरे का चार्ज निकालने के लिए ऐसा, ये जो पूरा कंटेनर है छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर माना जा सकता है, तो इसे हम क्या मान कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना। तो जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी और हमें चार्ज निकलवाया जाएगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी और हमसे चार्ज निकलवाया जाएगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा इंटू डी एस। डी एस का मतलब क्या होगा, एरिया। इसी तरह से जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी तो हमसे जब चार्ज निकलवाया जाएगा तो हम लिखेंगे लैम्बडा इंटू डी एल, या कोई भी लेंथ हो सकती है। तो ये क्या होगी लेंथ, ये क्या होगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और ये क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो तीन सरफेसेस हो गई अलग अलग तरह की, एक हो गई लीनियर के लिए, एक हो गया सरफेस के लिए, और एक हो गया वॉल्यूम के लिए। ये कहाँ काम आएगा, जब हम गाउस लॉ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, गाउस लॉ की, गाउस का नियम, गाउस लॉ। अब गाउस लॉ तुम सबने पढ़ा है। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए उससे पास होने वाला फ्लक्स बराबर होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन के। ठीक है, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस फ्लक्स, एक मिनट, फ्लक्स passing through the surface, सरफेस कौन सी, क्लोज सरफेस, is equal to Q enclosed over एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन भी ले सकते हो अगर मीडियम की बात हो रही है तो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फ्लक्स, फ्लक्स। इस फ्लक्स को हम शो करते हैं किससे, फाई से। किससे शो करते हैं, फाई से। और मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, अभी मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ, कोई वेक्टर क्वांटिटी है मान लो ए और ये डी एस। ठीक है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए और ये क्या हो गया, डी एस हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है और ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी से फील्ड लाइंस पास होती हैं, फील्ड लाइंस, ऐसे ये लाइंस पास हो रही हैं, इससे ये यूं ये जा रही है। ठीक है, तो ये जो सरफेस हो गई, ये कैसी सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस हो गई। कैसी सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फ्लक्स को हम क्या लिख देते हैं, इस फ्लक्स को लिख देते हैं हम ई डॉट डी एस। तो ये तो बात हो गई फ्लक्स की, इसकी बात हो गई फ्लक्स की। पर यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर ये सरफेस मत लिखो, इसको लूप लिखो, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गाउस लॉ के अंदर हम जो लूप लेंगे या सरफेस लेंगे, यहाँ पर गाउस लॉ के अंदर जो हम सरफेस लेंगे या जो लूप लेंगे, वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो अपने अंदर वॉल्यूम को कंटेन करे। तो हेयर क्लोज्ड सरफेस मीन्स the surface which contains volume in it, ऐसी सरफेस जो अपने अंदर किसको बंद करे, वॉल्यूम को बंद करे। तो वॉल्यूम को कौन बंद कर सकता है, क्यूब बंद कर सकता है, स्फीयर बंद कर सकता है, क्यूबॉइड बंद कर सकता है। यानी कि ऐसी ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल हो वो अपने अंदर किसको बंद कर सकती है,
किसको बंद कर सकती है, वॉल्यूम को। यानी कि यहाँ पर बात चल रही है किसकी, क्यूब की, यहाँ पर बात चल रही है स्पेयर की, है ना, ऐसे फिगर्स की यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि जो गाउस का नियम है वो केवल और केवल किस में लगेगा, 3 डायमेंशंस फिगर के लिए लगेगा। तो हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर 3D फिगर्स, 3D फिगर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये केवल सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए लगेगा। 3 तरह की यहाँ पर सिमेट्री लगेगी। एक लगेगी तो 3 तरह की यहाँ पर सिमेट्री लगेगी। यहाँ पर लिख सकते हो कि गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल फिगर्स, और 3 तरह की यहाँ पर सिमेट्री लगेगी। एक होगा कौन सा, रेक्टेंगुलर, एक होगी कौन सी, स्फेरिकल, और एक कौन सी होगी, सिलेंड्रिकल, है ना। तो 3 तरह की यहाँ पर सिमेट्री लगेगी, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो गाउस का नियम है उसके अकॉर्डिंग जो किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिंक्ड है वो बराबर होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। गाउस के नियम में जो क्लोज सरफेस है उसका मतलब क्या है, ऐसा सरफेस जो अपने अंदर वॉल्यूम को बंद रखे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, क्लोज सरफेस। तो ऐसे सरफेस जो अपने अंदर वॉल्यूम को बंद रखते हैं वो केवल 3D में होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है कि जो गाउस का नियम है वो एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल है, और वो सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए ही लगेगा। सिमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर होगा, एक स्फेरिकल होगा और एक सिलेंड्रिकल होगा। तो जो गाउस का नियम मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब मैं उस नियम को लिख दूं, तो नियम क्या है, वो है E वेक्टर क्वांटिटी ds और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल लॉ या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया था। तो ये इंटीग्रल लॉ था, एम्पियर्स लॉ का इंटीग्रल फॉर्म था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये डिफरेंशियल फॉर्म था। इसी तरह से गाउस के भी 2 फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा इंटीग्रल फॉर्म, वो ये आ गया, और एक बनेगा कौन सा, डिफरेंशियल फॉर्म, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये वाली, ये है एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें परेशान करेगी, डायरेक्शन चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें इसकी डायरेक्शन चाहिएगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा सरफेस बन रहा है कोई, मान लो, जरूरी नहीं, मान लो, तो तुम अगर इसकी ये सरफेस कंसीडर करते हो तो तुम क्या करोगे, इससे, मान लो ये सरफेस है तुम्हारा, जैसा मेरा हाथ दिख रहा है, तो इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इससे बाहर की तरफ ऐसे पॉइंटिंग वेक्टर निकाल दो, ऐसे, यानी कि ऐसे डायरेक्शन निकाल दो यूँ, ये, तो ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। और अगर नीचे देख रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये इस तरह से निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर। तो इस तरह से इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। क्यू एनक्लोज्ड एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, क्यू एनक्लोज्ड। उस क्यू एनक्लोज्ड का मतलब क्या होगा कि सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है, हमें जो चार्ज कंसीडर करना है वो सिर्फ उतना ही करना है जो सरफेस के अंदर चार्ज बंद है, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब हुआ ऐसा कि मान लो ये कोई सरफेस है और चार्ज ऐसे पड़े हैं Q1, ये माइनस Q2, कॉमा लगा देता हूँ, ये प्लस Q3, ये माइनस, ये प्लस Q4 और ये माइनस Q5, और ये हो गया प्लस Q6। तो Q नेट चार्ज, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा यहाँ पर वो होगा केवल और केवल वही होगा जो इस सरफेस के अंदर बंद है। तो सरफेस के अंदर बंद कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और माइनस Q5। यहाँ पर इस Q6 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस से बाहर है। कई बार हम ऐसा होगा, कई केसेस में ऐसा होगा कि हमें सरफेस माननी भी पड़ेगी, है ना, हमें क्लोज सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा कई केसेस में। आगे जब क्वेश्चन करेंगे, जब देखने को मिलेगा,
तो वो जो क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे उस सरफेस को हम नाम देंगे गाउसियन सरफेस। क्या नाम देंगे? गाउसियन सरफेस। कई केसेस में हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा, करेंगे जब उसके क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो एक तो केस ऐसा हो गया। अब मान लो कि तुम्हें कुछ इस तरह की कहानी बोली जाए, है ना, कि तुम्हें ये बोल दिया जाए कि एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पर चार्ज पड़ा है Q1 प्लस का, यहाँ पर है माइनस का Q2 और ये है प्लस का Q3, और कोई एक रॉड इसमें से पास हो रही है, ऐसे रॉड पास हो गई। ये इस पूरी रॉड की जो लेंथ है वो है कितनी है? L है, और जो हिस्सा इसके अंदर रह गया, इस सरफेस के अंदर जो है उस हिस्से की लेंथ है L, और इस रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा। कितनी है? लैम्बडा है। तो इसका Q एनक्लोज्ड कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखो इसका Q एनक्लोज्ड कैसे निकालोगे भाई? ये तीन तो तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं जो इसके अंदर बंद हैं। तो ये कितना हो गया? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। अब रॉड का केवल वो हिस्सा जो इसके अंदर बंद है, तो इसके लिए चार्ज निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होती थी? लैम्बडा इंटू लेंथ। अब केवल वही लेंथ कंसिडर हमें करनी है जो इस सरफेस के अंदर है। तो सरफेस के अंदर कौन सा हो गया? L हो गया, स्मॉल। तो प्लस कितना हो जाएगा? लैम्बडा इंटू L। तो ये क्या हो गया? Q एनक्लोज हो गया। तो इसके लिए यदि अब तुम लगाओगे गाउस का नियम, तो गाउस का नियम कैसे लगेगा? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, और Q एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई कितनी? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस लैम्बडा L ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इसके लिए किसका नियम? गाउस का नियम। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक बात समझ में आ गई होगी कि जो इंटीग्रल फॉर्म है उसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे उसमें नियम लगाने हैं, है ना। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया है, इफ़ 200 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2000 इफ 2000 electric field lines coming out from a sphere of radius 2 meter then find out the charge enclosed in sphere। फाइंड आउट द चार्ज एनक्लोज्ड इन स्फीयर। ठीक है, और कुछ दिया है? हाँ, बस ये दिया है हमें। देखिए साहब, तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, इफ़ 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर देन फाइंड आउट द चार्ज एनक्लोज्ड इन स्फीयर। देखो, तो 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी मैंने बताया कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, क्लोज सरफेस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही क्या है? फ्लक्स है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो कितनी पास हो रही है? 2000। तो इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई है? 2000, और ये कितना हो गया? Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई साहब? 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 2000 यानी कि 2000, एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.70 इंटू 10 पावर 9 कूलम, और इसको नैनो कूलम में लिख दोगे तो कितना आ जाएगा? 17.70 इंटू 10 पावर माइनस 9 नैनो कूलम। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा सा, आपको यहाँ पर ये समझना था कि इस चीज़ का जो मतलब है वो क्या होता है? वो होता है फ्लक्स। तो आगे कंटिन्यू करें उसके पहले अभी तक जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो। एक शिकायत है भाई मेरी तुम लोगों के साथ, ये जो लेक्चर्स हैं तुम देख रहे हो पर तुम्हें लाइक नहीं करते, पहली तो शिकायत ये है। दूसरी शिकायत तुम लोगों से ये है, जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए उनसे कोई समस्या नहीं है, जो जुड़े हुए हैं वो यार कम से कम लेट या थोड़ा टाइम बाद में
वो क्वेश्चंस कम से कम करो तो सही। अब तुम लोग इतने सारे लोग हो, उनमें से केवल आधे लोग ही वो क्वेश्चंस करते हैं, तो आधे लोग क्या करते हैं भाई, उनके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहे हैं या उनको टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से करो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता ऐसे काम करने में। तो वो क्वेश्चन वगैरह करो, है ना। चाहे गलत ही होगा, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, गलत ही होगा, फेयर मत करो, रफ में कर लो, पर करो उनको। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद ये जो इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म के ऊपर ही एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका हम करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ अभी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब, फ्रॉम अ क्यूब as shown in figure, as shown in figure. Value of electric field, value of electric field is E vector equals to 4xz I cap, जेड ये ना, हाँ, माइनस जे वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर जे लिख दूँ वो ज़्यादा बेटर है, वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है। डायग्राम हमें क्या दे रखा है, डायग्राम हमें ऐसे दे रखा है, ये तो हो गए एक्सिस, इस एक्सिस को नाम दे रखा है z, इस एक्सिस को नाम दे रखा है x और इस एक्सिस को नाम दे रखा है y, और बनाया हुआ है साहब एक क्यूब, तो हम भी बना दें क्यूब, तो ये क्यूब बन गया, ये क्यूब, ये क्यूब बन गया। नाम दे रखे हैं इनको, इसको नाम दिया है a, इसको नाम दिया है b, इसको नाम दिया है C, ये हो गया O ओरिजिन, ये हो गया G, ये हो गया है D, और ये हो गया है F। और कोई नाम रह गया क्या, हाँ रह गया, ये हो गया H। और कुछ दे रखा है, और कोई इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा है वो पढ़ा है गाउस का इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा है। तो उस इंटीग्रल फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग जो फाई है वो किसके बराबर है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इसके बराबर है। तो अब हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना है, यानी कि जितनी भी सरफेसेस हैं उससे एक बार हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे और सबका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो इसको अगर मैं नंबर दे दूं 1, ये सरफेस 1 हो गई, तो ये हो जाएगी सरफेस 2, ये है अगर 3 तो ये हो जाएगी 4, और ये पीछे वाली है अगर 5 तो ये सामने वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली 6। तो यानी कि कुल मिलाकर जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। तो एक एक 6 सरफेस का अलग अलग हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे फ्लक्स, और फिर उनको सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हालांकि ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा है, परंतु अभी तक हमने इसके आगे के तरीके पढ़े ही नहीं हैं, तो अभी हमें बड़े तरीके से ही करना पड़ेगा। बड़ा तरीका आएगा जब, तो छोटा तरीका हम सीखेंगे ना। तो सबसे पहले अगर मैं φ1 की बात करूं तो φ1 जो बनेगा वो बनेगा E डॉट ds1। तो जितने भी ये 1 2 3 4 जितने भी बन रहे हैं इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके सरफेस एरिया वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब मेरे को एक बार ds1 निकालना पड़ेगा, एक बार क्या निकालना पड़ेगा, ds2, ds3 भी निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, ds4, इसी तरह से ds5 और इसी तरह से ds6। तो ds1 यानी कि ये वाला एरिया, ये एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर बाकी के एरिया तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये वाला एरिया जो होगा वो कौन सा होगा, ds1 होगा, ठीक है, ये ds1 होगा। तो ये ds1 है, तो इसका एरिया कितना होगा, देखो ये
और ये। तो इस डायरेक्शन के लिए अगर मैं कंसीडर करूं कि इसकी जो लेंथ है वो है dx और इसके लिए कितनी है dz, तो एरिया कितना हो गया dx इंटू dz। अब डायरेक्शन किधर होगी, अब इसके लिए बाहर की तरफ निकलती हुई परपेंडिकुलर ऐसे, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है y। तो y के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे dx dz और j कैप। ठीक है, क्या लिखोगे dx dz और j कैप। इसी तरह से ये नीचे वाली सरफेस के लिए, जब नीचे वाली सरफेस के लिए लिखोगे इसके लिए, तो इसके लिए भी होगा तो क्या dx और dz ही होगा, पर इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे, यानी कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा, माइनस जे कैप में। अब यदि निकालोगे किसके लिए, 3 के लिए, तो 3 के लिए ये होगा, ये वाला सरफेस होगा। तो ये वाला जो सरफेस है वो दो साइड से मिलकर बना है, एक तो z से और एक किससे, y से। तो इसके लिए क्या लिखोगे dy और dz, पर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इधर जा रहा होगा। तो इधर कौन सी है, ये x है, तो ये कौन सा हो गया माइनस i, तो इसका ये कितना होगा माइनस i कैप। तो इसके सामने कौन सी, ये 4, तो ये 4 है, तो इसका i कैप किधर आएगा, इसका i कैप आएगा प्लस की तरफ। तो 4 के लिए क्या लिखोगे, 4 के लिखोगे dy dz और इसका i कैप किधर आ गया, बाहर की तरफ। तो अब कौन कौन सी बच गई, 5 और 6। तो 5वीं वाली कौन सी होगी, मैं 6 का निकाल देता हूँ। तो 6 ये वाली सरफेस का निकाल देता हूँ मैं, कुल मिला के इस वाली का, इस वाली सरफेस का निकालूँ मैं, तो ये बन रही है किस किस से मिलकर, एक तो ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई dx और एक हो गई dy, dx और dy, और ये आ रही है z प्लस z की तरफ, तो ये हो गई dx और dy और ये हो गया कौन सा कैप, k कैप। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास अलग अलग एरिया आ गए, है ना, क्या आ गए, अलग अलग एरिया आ गए। अब E जो है, E की वैल्यू क्या क्या है, 4x z i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस वाई z k कैप। E की वैल्यू इस तरह से है। तो यदि मैं किसकी वैल्यू निकालूं, फाई 1 की वैल्यू निकालूं, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालूं, फाई 1 की वैल्यू निकालूं। तो फाई 1 की वैल्यू निकालो, देखो तो फाई 1 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर रखो तुम फाई 1 और इंटीग्रेशन। अब ये पूरा E जो है इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, 4x z i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, ds 1 है तो 1 के साथ कराना है। तो 1 के लिए क्या है, 1 के लिए है dx और dz और j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो तुम करना जानते होगे, और नहीं जानते हो तो फिर तुम्हें 11th-12th क्लास पढ़ने की ज़रूरत है वापस से। तो j का j के साथ कराना है, बाकी सारी j का i के साथ 0 हो जाएगा, j का k के साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब फाई 1 निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा dx और dz, वाई स्क्वायर dx और dz, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर dx dz। अब ये जो साइड्स हैं इसकी मैं सारी कंसीडर कर लेता हूँ 1 1 1। कितनी साइड कंसीडर कर लेता हूँ, 1 1 1। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है किससे, dx और dz से हो रहा है। तो इसके कितनी बार इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, एक बार dx के लिए और एक बार dz के लिए। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, 0 से 1 तक। मैंने मान लिया जो साइड है वो कितनी है, 1 है। तो फाई 1 जब निकालोगे तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन आएगा x और उसका 0 से 1 लिमिट लगेगी तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से dz का इंटीग्रेशन आएगा, dz का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वो भी आएगा z, और 0 से 1 तक लिमिट लगेगी तो वो भी कितना हो जाएगा, 1। तो फाई 1 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका जो आया आंसर कितना आया, माइनस वाई स्क्वायर आया। अब 1 जो सरफेस है यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखो ये क्यूब मैं वापस बना देता हूँ एक बार, ये क्यूब मैंने वापस बना दिया। तो यहाँ पर y इस तरह से चल रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, और यहाँ पर कितनी है, 1। तो 1 जो सरफेस है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 डालोगे तो फाई 1 की आंसर कितनी हो गई, -1 हो गई। फाई 1 कितना हो गया, -1 हो गया। अब इसी तरह से जो आंसर 1 का आया है उसी तरह से आंसर किसका आएगा, 2 का आएगा। तो फाई 2 का भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा,
वो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, पर क्योंकि यहाँ पर माइनस जे कैप है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। परंतु जो फाई टू है वो यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो y है यहीं पर ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0। तो फाई टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो फाई वन की जो वैल्यू है, फाई वन की वैल्यू वो तो कितनी हो गई, -1, और फाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 3। तो 3 कितना है, dy dz माइनस आई कैप। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, फाई 3 निकालोगे, फाई 3, तो इंटीग्रेशन में किस किस का इंटीग्रेशन कराना है तुम्हें, आई कैप का। तो आई कैप वाले कौन कौन से हैं, माइनस आई कैप और है, तो माइनस आई यानी कि इंटीग्रेशन में कौन जाएगा, 4xz जाएगा। कौन जाएगा, 4xz, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। 4xz, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा dy dz, है ना, और माइनस बाहर आएगा, तो dy और dz इंटीग्रेशन हो जाएगा 4xz dy dz, और इसका डबल इंटीग्रेशन होगा और माइनस बाहर रहेगा ही। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1, और ये भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो x इनके लिए कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले तो 4x तो कर दिया बाहर मैंने, और अब एक बार मैंने इंटीग्रेशन कर दिया y का, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y, और 0 से 1 वो कितना हो जाएगा, 1। तो इंटीग्रेशन कुल मिलाकर किसका हो रहा है, z का हो रहा है। तो z का इंटीग्रेशन कितना होगा, z dz, तो ये कितना होगा, -4x, और ये बनेगा z²/2, है ना, क्या बनेगा, -4x z²/2। अब यहाँ पर डाल दो z की वैल्यू और x की वैल्यू। तो थर्ड वाली सरफेस की बात चल रही है, कौन से की, थर्ड की। यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर, यहीं पर खड़े हो, तो इस सरफेस के ऊपर खड़े हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और z की वैल्यू भी कितनी है, 0 है ना भाई। x कितना है, z की कुछ वैल्यू होगी, परंतु x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो x की वैल्यू 0 है, तो फाई 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0। फाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है हमें, एक मिनट, उसके बाद हमें कौन सा निकालना है, 4, और 4 इसके जस्ट अपोजिट है। 4 इसके जस्ट अपोजिट है, तो उसमें भी फाई 4 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, फाई 4, तो फाई 4 में माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो इंटीग्रेशन तो इसका भी वही होगा, 0 से 1, 0 से 1, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, वही 4xz dy dz, और इसका इंटीग्रेशन करके लाओगे तब भी यही बनेगा, 4xz²/2, तो ये बन जाएगा 2xz²। परंतु अब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और z की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक z चलेगा, z की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 × 1 और ये 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी, 2। फाई 4 के केस में यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू तो अब तक हमने निकाल ली। अब हमारे पास 2 और बच गए, कौन कौन सा बच गया, 5वां और 6ठा। तो 5वां वाला कौन सा ले रखा है हमने, 5वां ले रखा है dx dy। तो dx dy k कैप, तो इसका k के साथ ही मल्टीपल करना है। तो इसका जब करोगे तो 5 जो तुम्हारा बनेगा उसमें डबल इंटीग्रेशन लगेगा, किसका लगेगा, yz, और इसका इंटीग्रेशन किसके साथ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx dy के साथ। ये हो जाएगा किसके साथ, dx dy। तो ये 0 से 1 और ये 0 से 1। तो प्लस वाला कौन सा है, ये वाला प्लस वाला है, यहाँ आगे है जो बैठा, तो ये वाला प्लस का है। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे yz dx का, तो z तो आ गया बाहर। अब एक बार करोगे किसका, x का इंटीग्रेशन करोगे dx का, तो वो बनेगा x, 0 से 1 क्या दे देगा, 1 वैल्यू, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा y²/2, है ना, क्या बनेगा, y²/2। अब वैल्यू डालोगे, तो वैल्यू जब डालोगे तो यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर जब खड़े हो तो z की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है, 1, और z की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो यहाँ इस केस में ये कितना हो जाएगा, 1/2। 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। पर जब 5 6 करोगे तो ये माइनस में देगा, तो ये क्या वैल्यू देगा, -z²/2, और शुरुआत में इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। और जब इस सरफेस की बात कर रहे हो, ये सरफेस की, ये जो सबसे पीछे है, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो गया, 0।
तो जो टोटल फ्लक्स होगा तुम्हारा वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। तो यहाँ से φ1 की वैल्यू कितनी है, -1, φ2 कितना हो गया 0, φ3 की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो गई 0, φ4 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2, φ5 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 1/2, φ6 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये आंसर कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1/2, तो टोटल जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, टोटल जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2। अब ये क्वेश्चन तुमने कर तो लिया, पर ये इसको नोट करो, दोबारा से करके देखो और इसको नोट करो कि टाइम इसमें कितना ज़्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने इंटीग्रल मेथड से किया, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए जब हमने गाउस का इंटीग्रेशन लॉ का यूज़ किया, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत लंबा पड़ गया। क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया पर बहुत लंबा पड़ गया। तो इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम इसको बहुत कम लेबोरियस वर्क के साथ, बहुत कम काम के साथ इसको जल्दी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा वो देखा कौन सा नियम, गाउस का इंटीग्रल फॉर्म देखा, और इंटीग्रल फॉर्म कब काम अच्छा करेगा और डिफरेंशियल फॉर्म कब काम अच्छा करेगा, इसको थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि इंटीग्रल फॉर्म का यूज़ कब बेहतर होगा और डिफरेंशियल फॉर्म का यूज़ कब बेहतर होगा। तो अभी तक एक क्वेश्चन हमने किया जिसको इंटीग्रल फॉर्म से हमने किया, तो हमारे पसीने निकल गए। पसीने निकल गए मतलब कि बहुत लंबा काम करना पड़ा। क्वेश्चन तो हो गया, लंबा काम करना पड़ा पहला। दूसरा क्या है, माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हैं। अब मैं बात करूँगा किसकी, गाउस के डिफरेंशियल फॉर्म की। तो गाउस का डिफरेंशियल फॉर्म मैं बनाऊँ तो डिफरेंशियल फॉर्म बनाने के पहले, गाउस डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म बनाने के पहले एक थ्योरम तुमने पढ़ी है जिसको कहते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो थ्योरम क्या होती है, वो थ्योरम कहती है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ए वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास जो नियम लिखा रहता है, कौन सा, गाउस का इंटीग्रल फॉर्म, वो क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने तुम्हें ये बोला है कि जो गाउस का नियम है वो क्लोज सरफेस के लिए है, और ऐसी सरफेस जो अपने अंदर वॉल्यूम को कंटेन करे। मैं ये मान लूँ कि वो जो सरफेस है, क्लोज सरफेस, वो क्यूब है, ज़रूरी नहीं क्यूब हो, वो स्पेयर भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया डी टाउ, या डी वी भी कंसिडर कर सकते हो, और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैंने कंसिडर कर लिया रो। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर क्यू रो दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है तो कुल जो चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो डी टाउ। और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का अगर हम यूज़ कर लें तो ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस डॉट ई, और ये हो गया डी टाउ, या डी वी भी लिख सकते हो, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो डी टाउ या डी वी ओवर एप्सिलॉन। इसको आप रीशफल कर दो, रीशफल कर दोगे तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस डॉट ई और माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये डी टाउ इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती भाई, वॉल्यूम 0 थोड़ी होगा, 0 कौन होगा, ये होगा। तो डाइवर्जेंस डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आता है इसको हम कहते हैं गाउस, गाउस कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। इसको हम क्या नाम देते हैं, गाउस डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या नाम देते हो, गाउस डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, गाउस का डिफरेंशियल फॉर्म। कई बार इसको हम ऐसे भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला लिखा हुआ है, आगे बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कई बार यहाँ पर हम डायरेक्ट ही किसको अप्लाई कर देंगे, गाउस डाइवर्जेंस को। तो इसको हम ऐसे भी यूज़ कर लेंगे
कैसे? डाइवर्जेंस डॉट ई और इनटू वॉल्यूम और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमें जब बोला जाए कि चार्ज निकालो तो हम इसका ये फॉर्म यूज़ कर लेंगे, और जब हमें बोला जाएगा कि चार्ज डेंसिटी निकालो तो हम इसका ये फॉर्म यूज़ कर लेंगे। दोनों तरीके से कोई से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो जो क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो इतना लंबा चला, अब इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से यूज़ करते हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी इस इंटीग्रल की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एक बार मैं वहाँ लिख लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4xz आई कैप, फिर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ये क्या हो गया yz के कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम Q एनक्लोज निकालते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, अब वॉल्यूम दे रखा है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1 2 3, और वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। E की वैल्यू, अब डाइवर्जेंस ऑफ E का मतलब है कि d अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस d अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी जे है ये, और d अपॉन डी जेड के कैप, इसका डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ? E के साथ। E में क्या लिखा हुआ है? 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, और वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम बन गया ना, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? dx dy और dz। अभी मैं इसका LHS सॉल्व कर रहा हूँ, LHS। तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो i डॉट आई j का j से होगा और k का k से होगा। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, तुम्हें दिखने में दिक्कत ना हो। 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स 4xz, फिर माइनस ये बनेगा दूसरा d अपॉन डी वाई और वाई स्क्वायर, फिर तीसरा क्या बनेगा? प्लस d अपॉन डी जेड, और ये क्या बनेगा? वाई जेड, और डी एक्स डी वाई और डी जेड। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करोगे 0 से 1, ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से 1 गया, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4z, यहाँ तो 4z बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? माइनस का 2y, और यहाँ कितना बचेगा? प्लस का y बचेगा ना, यहाँ प्लस का y, dx dy और dz। तो अंदर ये माइनस 2y से भी एक y ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? y बचेगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, और अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है 4z माइनस ये y है, 4z माइनस वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड। देखो भाई, अब dx का इंटीग्रेशन कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? dx का आएगा इंटीग्रेशन 1। इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो इंटीग्रेशन dx का तो हो गया ख़त्म, अब बचेगा किसका? 0 से 1, 0 से 1, और ये बच गया 4z माइनस वाई, और ये खाली बच गया किसका? dy और dz का। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो पहले कर दो y का, तो y का जब यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से तो बनेगा कितना तुम्हारा? 4zy, और इसका कितना बनेगा? इसका बनेगा y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगाओगे 1 से 0 वाली, तो इंटीग्रेशन रह जाएगा 0 से 1, और ये रह जाएगा 4z माइनस 1/2, और अब इंटीग्रेशन रहेगा किसमें? dz में, ये 1/2 है भाई, 1/2। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तुम, तो क्या बनेगा? 4z स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 1/2z, ये बचेगा। और अब इसमें लिमिट लगा दो 0 से 1, तो कितना बनेगा? यहाँ से 2 से 2 बार कट गया, तो ये बन गया 2, और ये बनेगा माइनस 1/2, और आंसर आ गया कितना? 3/2। तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ा जितना काम हमें करना पड़ा कहाँ पर? जब हमने बात की थी इसकी बात की, जब हमें काम करना पड़ा बहुत ज़्यादा, है ना। इस केस में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, और इस केस में काम करना पड़ा हमें बहुत कम, जब हमने डिफरेंशियल फॉर्म की बात की। तो कुल मिला के अभी 2 चीज़ों की हमने बात की, एक बात की हमने इंटीग्रल फॉर्म की, और एक बात की हमने कौन से फॉर्म की? डिफरेंशियल फॉर्म की बात की। ठीक है, आज थोड़ा काम है मेरे को, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही बता पाऊंगा। बाकी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं कराया है, तो इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। कल हम करेंगे, तो कल एक तो हम जो सिमेट्री वाले क्वेश्चन है वो करेंगे,
क्यूब के ऊपर और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको डिफरेंशियल फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे। स्फेरिकल सरफेस के कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लिखना है वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तो कल का जो लेक्चर रहेगा केवल उसमें हम यही बात करेंगे कि जो सिमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं और जो क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं उसको डिफरेंशियल से और इंटीग्रल फॉर्म से किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। वो फुली जो जितना भी मैंने पढ़ाया है आज वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।